जब तक अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तब तक कोई और भी नहीं करेगा। और घर हो, ऑफिस हो या मैका हो, हर जगह सुनते रहोगे। जो ये वाला वीडियो था उस पर आए हैं 135 कमेंट्स। अब उसके जवाब मैं अब देने जा रही हूँ, लेकिन इनमें से कई एक सवाल ऐसे भी हैं जो इससे पहले ही मैं जवाब दे चुकी, पर वीडियो जब तक गई होगी तो उन्हें लगा होगा कि शायद मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया या कुछ और। तो वो क्वेश्चन कुछ एक रिपीटेड भी हैं, तो उनको मैं इस बार छोड़ दूंगी। तो देखते हैं कितने प्रश्नों के जवाब वीडियो में दे पाती हूँ और कितनों के मुझे टेक्स्ट में देने पड़ेंगे। तो पहले आपको प्रॉब्लम पढ़ के सुनाती हूँ। आज आपने एक आंसर में बताया कि अपनी सारी प्रॉब्लम या बातें बताएं, तो उनको किचकिच लगती है हस्बैंड लोगों को, क्या करें। मैंने बात कही थी किसी प्रश्न के जवाब में कि जो आप मुझे कह रही हैं अपने फिर हस्बैंड के बारे में कि आपको क्या फील हो रहा है, तो मियाँ बीवी के बीच की बात है। अगर उन्हीं सटीक शब्दों में आप उन्हें भी कह दें तो शायद ज़्यादा असर होगा। तो उस बात पे शायद ये आया है कि जब हस्बैंड्स को अपनी सारी बातें बताते हैं तो उनको किचकिच लगती है, तब क्या करें, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं, कई बार अटक आती है। और हो सकता है कोई इस सिचुएशन से पहले निकल चुका हो और उसको हमारे से ज़्यादा एक बेटर वे ऑफ डीलिंग पता हो, है ना। तो उस तरीके की ही एक बात जो करने के लिए हमें एक चाहिए होता है, कोई वेल विशर जो बिना हमें जज किए हमारी बात को समझे और एक न्यूट्रल सा हमें पर्सपेक्टिव दे सके उस चीज़ का कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं और कहाँ हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या कहाँ हम गलत बर्दाश्त कर रहे हैं और हमें यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है। यही कोशिश है मेरी इस चैनल के ज़रिए कि हर कोई अपनी इन छोटी छोटी उलझनों में पड़ के अपने स्व को नहीं भूल जाए। अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ हर महिला जो यहाँ जुड़ी हुई है अग्रसर रहे और बन जाए, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, चाहे वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो। अपना बेस्ट वर्जन बनने का ऑप्शन हमेशा हमारे पास होता है, जब हम चाहें तब शुरू कर सकते हैं। तो चलो ऐसे ही ढेरों प्रश्नों के जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। अब जो ये मेन प्रॉब्लम आई है कि जब हम बातें करते हैं हस्बैंड से सारी तो उन्हें किचकिच लगती है। करना क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे कमेंट जब लिखते हैं, जब से मैंने ये शुरू किया कि लंबे कमेंट्स मुझे छोड़ने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ टाइम इशू, इतने में मैं 3 कमेंट्स पढ़ के उसका जवाब दे सकती हूँ, 3 लोगों की बात का, उतने में मैं एक की पढ़ पा रही हूँ। तो जब मैंने लंबे कमेंट्स को मना किया, रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े छोटे करें, तो आए ना छोटे कमेंट्स। तो फिर उनमें ये हुआ ना कि अपनी बातों को आपने खुद ही शॉर्ट लिस्ट करा। उससे डबल फ़ायदे हो रहे थे कि एक तो छोटे में बात समझाने के लिए आप प्रिसाइज हो गए अपनी परेशानी को लेके, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है आप खुद ही आधे तो उस पर पहुँच गए, क्योंकि आपको अब कम से कम शब्दों में बात करनी थी, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है अगर आपके हस्बैंड में पेशेंस नहीं है। कई हस्बैंड तो इतने बढ़िया लिसनर होते हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे होते पहली बात ये कि क्या मतलब बोल रही हूँ। आप कितना भी बोलो वो सुनते रहेंगे, ऐसे भी होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो सुन नहीं रहे होते। लेकिन जब वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके अंदर इतना पेशेंस लेवल नहीं है जितना आपका बोलने का है, तो वो कह रहे किचकिच हो रही है, तब आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात करके अपनी बात उन तक पहुंचानी है। इस तरीके की आपको बात रखनी है। तो चाहे तो जो बात आपको उनसे कहनी हो ना, आप 1-2 बार एग्जैक्ट बोल के प्रैक्टिस कर लो कि मुझे उनसे वो बात कहनी है, बजाय 2 पैराग्राफ में बात करने के 2 लाइन में बात करने की आदत डाल लो, तो वो किचकिच नहीं रहेगी। फिर जो आप कहोगी उतना वो सुन भी लेंगे और पॉजिटिवली सोच के चलो, तो हो सकता है आपके अनुसार रिएक्ट भी करें जैसा आप चाहती हो। तो कुल मिला के आपको अपने शब्दों पे काम करना होगा कि आपकी बात भी पूरी हो जाए और कम से कम शब्दों में आप अपनी बात कह दो। टोन बिल्कुल सही रखना, चिल्लाना नहीं, गुस्सा नहीं करना, ताने नहीं देने हैं। जब भी कोई बात उन्हें बतानी हो, जेन्युइनली इस तरीके से बात करो कि जैसे हम और वो एक ही साइड पे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम उनको बता रहे हो, है ना। आप उस पर पूरी तरीके से कोशिश कर चुके हो करने की, अब आप उन पे छोड़ रहे हो कि आपके पास कोई सोल्यूशन है तो बताओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप बात करते हो तो सामने वाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, मेरी मदर इन लॉ कहती है मेरी बेटी की सास तो अपनी पोती को कभी गोद नहीं लेती, इवन ध्यान भी नहीं रखती, हम तो पूरा दिन रखते हैं। बट जब वो 1 ईयर का था तो कभी भी मेरी सास ने भी नहीं लिया। सास तो अभी भी नहीं रखती, फादर इन लॉ 1 आवर के लिए रख लेते हैं, वो भी कभी कभी। तो पूरा दिन कहती रहती हैं
मुझे ये ताने लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। मैं क्या करूँ? अगर क्या ही हो जाएगा अगर 24 आवर में 1 आवर रख लेंगे तो कुछ नहीं होगा। और आपको 1 आवर उनको देना है, 1 आवर से और भी बढ़ाने हैं ना, तो जब वो कहती हैं कि मेरी बेटी की सास तो बिल्कुल भी नहीं रखती, आपको उनकी तारीफ़ करनी है कि हाँ देखो कितना होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत आप कितने अच्छे हो, रख लेते हो, है ना। तो हर कोई आपकी तरह कोऑपरेटिव नहीं होता ना मम्मी, मेरे को तो पूरा भरोसा है, आप 1 घंटे के आप तो 2 घंटे भी रख सकती हो, मैं तो हर जगह कहती हूँ। आपको उनकी इस बात पे तारीफ़ कर देनी है एंड देन वो खुश हो जाएंगी और शायद 1 घंटे की जगह सच में 2 घंटे भी रख लेंगी। नेक्स्ट आया है, ये टीचर की तैयारी कर रही हैं बनने की एग्ज़ाम्स वगैरह में, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी आवाज़ तुतलाती है। तो ये सजेशन इनको मुझसे ये चाहिए कि मैं तैयारी करूं, डर है कि बच्चे मेरा क्लास में मजाक उड़ाएंगे। तो प्रिपेयर्ड रहो, मजाक तो उड़ेगा। जब टीचर मजाक के कोई पॉइंट उसमें नहीं भी होता ना, तब भी कई बार उसका मजाक उड़ता है, स्पेशली बड़े बच्चों में। अगर आप हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी मतलब 6 से अबव वाले में जा रहे हो, 6 से नीचे तक के बच्चे फिर भी उनकी टीचर जैसी भी हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी मम्मी कैसी भी हो उनको कोई कमी नज़र नहीं आती, उनके लिए उनकी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होती है। बाद में बड़े होकर वो कंपेयर करते हैं दूसरों की मम्मी को और अपनी मम्मी को। सेम स्टूडेंट्स होते हैं। छोटे बच्चे इतने प्यारे होते हैं जब तक वो 5th में होते हैं, उनकी मैम उनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी समझ ये होती है, सुंदरता में भी, उनको कैसी भी हो वो सुंदर में, बोलने में, कुछ जो उनकी मैम करती है उनको वो अच्छा लगता है। तो अगर आप प्राइमरी सेक्शन में जाएं मेरे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा आप उस चीज़ से बचे रहोगे कि आपका कोई मजाक उड़ाए, है ना। लेकिन अगर आप बड़े में भी जा रहे हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रही बात तुतलाने की, तो स्पीच थेरेपीज़ अवेलेबल होती हैं, मैंने कई जगह बोर्ड देखे हैं, तो जो बच्चों के लिए काम कर सकती हैं कि बच्चों का तुतलाना छुड़वा सकते हैं स्पीच थेरेपी के ज़रिए, तो वो बड़ों पे भी काम करती होंगी। तो जहाँ आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक उसका भी कर लो कोर्स, तो वो ठीक हो जाएगी। नहीं भी होती तो भी अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है, आपका वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, तो ये आपके लिए एक अड़चन तो होगी लेकिन आपको रोक नहीं पाएगी। तो अगर आपका मन है और आप में नॉलेज है, टीचर बनने के लायक आप हैं, तो ज़रूर बनिए। ये इस प्रॉब्लम के चलते मत छोड़िए। बाकी मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाइए कि वो चीज़ फेस तो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप जब पहले से तैयार होंगी तो शायद आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट सुनीता जी, आपने सलाह जो दी थी मैंने उसे ही फॉलो किया है। मैंने मेड लगा ली पर सास उसको हटाने को बोलती है, उसके कामों में कमी निकालती है। मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं हटाऊंगी। मैंने जवाब देना सीख रही हूँ लेकिन हंसी के साथ। वेरी गुड। बस ये बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि हस्बैंड को ये समझ आ जाए कि उन्हें अब अपने भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि मेरी सैलरी और अपनी भी घर पर खर्चा करते हैं, जबकि सब अलग हैं। ससुर जी तो अपनी पेंशन बड़े बेटे पर खर्चा करते हैं बट रहते मेरे साथ हैं। जिठानी फिर भी कहते हैं मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। प्लीज़ आंसर मी। देखो, जब तक आपके हस्बैंड को समझ में नहीं आता, कह तो आप रही होंगी और कहेंगी भी और आगे समझाते हुए, तब तक आप स्ट्रिक्टली एक काम करो कि अपनी सैलरी कम से कम, चाहे फिर किसी का मुंह बने या कुछ बने, अपनी सैलरी रोको और भविष्य के लिए निवेश करना शुरू करो। क्योंकि उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि जो सपोर्ट आपकी तरफ से मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। और जब हम कमा रहे हैं तो भाई हमारी कमाई पे तो हमारा हक होगा ही ना। तो पति को मत रोको, भाई उनकी कमाई है, ठीक है आप खर्च करो, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं तो कर लूँगी। आई होप कि उस चीज़ को वो मान जाएंगे, थोड़ा बहुत नानुकुर करके। तो एक तरफ आपका छोटा सा निवेश ही सही लेकिन शुरू हो जाएगा, और इन फ्यूचर इतने सारी परिस्थितियाँ अलट पलट होंगी परिवार में और आपके पति की आंखें खुलेंगी कि टाइम निकल गया और मैंने कुछ बचाया नहीं है, तब तक वो बिल्कुल खाली नहीं होंगे। एटलीस्ट आपके पास कुछ होगा जो आपने निवेश किया हुआ होगा, ठीक है ना। रही बात इसकी कि यहाँ रहते हैं खर्च वहाँ करते हैं, वो आपके घर के बड़े बुड्ढों की गलती है ना। तो आप उन्हें कह ही सकते हो, बच्चों की तरह आप उनका कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ आप उनको बोल सकते हो। इतनी अकल खुद में हो ना तो ये चीज़ें हो ही ना। सारी बात तो यही है, जब घर के बड़े गलती करना शुरू करते हैं, असली राड़ होती तभी है। जिस घर का मुखिया समझदार होगा, सही डिसीजन लेता होगा, उस घर में कभी बच्चों में लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ऑब्वियसली। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि कोई भी भाई बहन
देवरानी जेठानी छोटी मोटी ग्रज अलग हटा दो, लेकिन अल्टीमेटली रहना हर कोई साथ ही चाहता है कि परिवार रहे, है ना। सामाजिक प्राणी है मनुष्य एक। लेकिन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि परिवार या अपनी और अपने बच्चों का फ्यूचर, आपको एक चीज़ चुनने जब पड़ेगी ना, तो ऑब्वियसली आदमी फिर अपनी और अपने बच्चों का फ्यूचर चुनता है। सारी ज़िंदगी वो किसी दूसरे पे स्वाहा नहीं कर सकता ना, वो सतयुग नहीं है। और जो कर भी देता है, मज़े की बात ये है कि एंड में आकर उसको पागल बताया जाता है। जिनका किया वो भी वही बता रहे होते हैं कि भैया हमने कहा था करने के लिए। प्लस सबसे ज़्यादा जो बातें सुनाएंगे वो उसके अपने बच्चे सुनाएंगे कि यार मम्मी पापा बिल्कुल ही पागल थे, क्या सारी ज़िंदगी कमाया, जोड़ा कुछ है ही नहीं हमारे लिए, हमें क्या सुख हुआ। इन चीज़ों की वजह से आदमी को कहीं ना कहीं खींचना पड़ता है हाथ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं हैं आगे, हम ही हैं मान लो, और हमारी पेंशन आ रही है या कुछ भी है, हमने अपने बुढ़ापे के हिसाब से जोड़ दिया, ठीक है, सारी ज़िंदगी करो परोपकार, दिए जाओ सबको। लेकिन जब बच्चे हैं तो उनके लिए जोड़ना पड़ता है। अब आपके पति नहीं समझ रहे भी इस चीज़ को, कोई बात नहीं, आप अपनी सैलरी इन्वेस्ट करना शुरू करो, थोड़े टाइम में आ जाएगा उनको भी समझ में। नेक्स्ट, पति सारी ज़रूरत का सामान पूरा करते हैं, फिर भी क्या मुझे पैसे जोड़ने चाहिए? हस्बैंड 1 लाख सैलरी है तो मुझे अपने लिए कितने पैसे का हक बनता है जो बस मेरे हों? देखो डिपेंड करता है, 1 लाख में आप लिविंग स्टाइल क्या मेंटेन कर रहे हो। मेन जो टेक्निकली सही है, 50,000 में आपको अपना सारा घर खर्च वगैरह जो है जितना भी ज़रूरी है, मतलब खाना और बच्चों की पढ़ाई, सेहत, मकान का किराया या हाउस टैक्स, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें आपको 50 से 60,000 में हर हालत में समेट लेनी चाहिए। 20-30 हज़ार आपको महीने के कम से कम इन्वेस्ट करने चाहिए, और 10,000 रुपये ऐसे होने चाहिए जो आप अपने वांट्स पे खर्च कर सकते हो। अब उन वांट्स में आपके वांट्स भी होंगे, पति के भी होंगे, बच्चों के भी होंगे, तब भी आप कम से कम 5,000 रुपया या 4,000 रुपये कम से कम आप ले सकते हो, खर्च कर सकते हो ऐसे कि हाँ आप उनका जो चाहे करो, जोड़ो, चाहे अपने ऊपर खर्च कर दो, चाहे अपने शौक के लिए जोड़ लो और कोई बड़ी चीज़ खरीदनी हो। 4,000 रुपये तो 1 लाख की सैलरी में आराम से पत्नी के लिए हो ही सकते हैं। बाकी अगर आपने खर्चा ही अपना इतना बढ़ा रखा है कि 70-80 हज़ार रुपये आपके महीने के खर्च हो जाते हैं आपका लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, तो फिर आप 10-20 हज़ार कुछ तो इन्वेस्ट करोगे ना फ्यूचर के लिए। फिर वो पर्सनल खर्चे के लिए आपके 1,000-1,500 भी बच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो डिपेंड करता है कि आपने बाकी के खर्चों को मैनेज किस हद तक किया हुआ है। अब पिछली बार मैंने अपनी मम्मी के टाइम की बात बताई थी कि मैं डिप्रेशन में उस टाइम पे चली गई थी, तो एक क्वेश्चन आया कि फिर भी आप इतना डिप्रेशन से बाहर निकल के फुल कॉन्फिडेंट और इतना खुश रहने वाले कैसे बने? देखो, जब पेट्रोल पंप होता है ना, वहाँ पे पता होता है कि आग जल्दी लगेगी, ज़रा सी चूक और आग लग जाएगी, तो वहाँ पर आग बुझाने के जो साधन है वो ज़्यादा होते हैं ना। सेम चीज़ होती है, जब डिप्रेशन की इस हद तक मैं जाके वापस आई हूँ ना, तो वापस जो आई हूँ वो तो अनायास ही आई हूँ, उसमें मैं किसी एक को ये नहीं कह सकती कि हाँ उसने मुझे हाथ पकड़ के खींच के निकाला। लेकिन 1-2 ऐसी थी उस टाइम पे, एक तो प्रियंका ही थी जो थैंक गॉड अभी भी है मेरी लाइफ में। एक चाची जी थी, वो न्यूट्रल थी लेकिन पता नहीं क्यों वो समझती थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। पीहर छूटने का दर्द या माँ के जाने का उनको समझ में आता था कि ये क्या फील कर रही है। और मेरी सास की और उनकी वही बॉन्डिंग दुरानी जेठानी वाली थी, कोई बहनों वाली नहीं थी। तो मतलब ये था कि कोल्ड वार वाली सिचुएशन सी नहीं होती अजीब सी, कि ठीक है मतलब मिल रहे हैं लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। लेकिन वो मुझे मतलब समझती थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था। तो वो 1-2 बार कि चल बाहर चलिए, वो इस तरीके से करके ले गए बस, 1-2 बार। बाकी प्रियंका का फ़ोन अक्सर आता था ऐसे कि मतलब ठीक हो जाओ यार, हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि उधर वो भी इनफर्टिलिटी से जूझ ही रही थी। तो कहीं ना कहीं ये था कि हमारा एक सा गम था। अब बाहर फिर एक्चुअली हम निकले कैसे, बात ये हुई, चलता रहा चलता रहा चलता रहा इसी तरीके से। फिर हमारी लाइफ में मेरी देवरानी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो अदिति आ गई, मेरे देवर की बेटी। और घर में एक बच्चा आते ही थोड़ा सा माहौल तो वहाँ लाइट हो गया घर का, है ना। बच्चा किसी का भी हो, वो आपको मतलब अगर आप अंदर से बिल्कुल कुंठित नहीं हो गए हो ना, तो आपको खिला देता है दोबारा से। तो अदिति आ गई,
माहौल वहाँ से थोड़ा लाइट हो गया। सबसे बड़ा चेंज जो आया वो उस टाइम पे योगा के कैंप लगे थे हमारे घर के पास वाले पार्क में। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और ये था कि आप सुबह जाओ और मिलो। तो वो जो चाची जी मैं बता रही हूँ उनके साथ ही मतलब ये था कि चलो चलते हैं, कि चला कर मेरे साथ ही है वो है। वहाँ मैंने जाना जब शुरू किया ना, 1 महीने का था, उसी में मैंने प्राणायाम सीखे। और उसके बाद ही समझिए जब मैं वहाँ प्राणायाम करती थी और ध्यान लगवाया ना उन्होंने, तब से एक तो नारायण मेरी लाइफ में आए। मतलब मैं पूजा करती थी, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को इतना नहीं जान पाई थी कि मैं विष्णु जी से इतनी जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि मेरे मैके में माता रानी और भोलेनाथ की ज़्यादा होती थी पूजा, तो मैं भी ये था कि रैंडमली उनकी पूजा कर ली एंड दैट्स ऑल। पर मैं जाने अनजाने एकादशी के व्रत मैं कर रही थी, मैं अक्षय तृतीया की पूजा कर रही थी, मैं पूर्णमासी की कथा कर रही थी। ये सारी पूजा पाठ मैंने बढ़ा रखी थी उस टाइम पर काफ़ी। क्योंकि जब आपके हाथ में बातें नहीं होती, आपको पता है कि भगवान ही आपको पार लगाने वाला है और किसी इंसान से आपको उम्मीद नहीं बची, आपको समझ में आ रहा अपनी जीवन लीला मैं ख़त्म कर लूँ, तो एक इकलौती उम्मीद की किरण ईश्वर रह जाते हैं। तो मैंने उस टाइम पे पूजा पाठ बहुत बढ़ा रखा था अपने आप का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो मुझे समझ में तब नहीं आया कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी पूजा में विष्णु भगवान की ही कर रही थी। तो जब वहाँ ध्यान लगवाते थे ना, तो ये हुआ कि आप जिसको भी इष्ट मानते हो वहाँ पर ध्यान लगाओ एंड ऑल दैट। तो मुझे सडनली उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मैच हो रही है, या कहीं ना कहीं जो मुझे आंख बंद करके नज़र आए ना, वो सरप्राइजिंगली उस दिन मुझे नारायण भगवान नज़र आए। और वो दिन है और आज का दिन है। विष्णु जी मेरे लिए मेरे पिता के समान है। तो मेरे को ये समझ में आया कि मतलब उस योग के बाद ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, पर उसके बाद ऐसा हो गया माइंड कि उनको सॉल्व करना नहीं करना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं रहा। उन्हें झेलने की ताकत आ गई कि दुख तो आएंगे लेकिन उनको झेल जाऊंगी विद अ स्माइल। 1 महीने के प्राणायाम और योग से ये चीज़ मुझे जीवन भर के लिए गिफ्ट मिल गई। उसके बाद फिर ये होता है कि धीरे 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 चीज़ें जो हैं पलटती चली गई। और लगभग 3 साल बाद जब ऑलरेडी मैं एक पॉजिटिव बंदी बन गई थी, तब फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। और प्रेग्नेंट होने के बाद फिर लाइफ चेंज ही होती चली गई, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही वही थी डिप्रेशन की कि एक तो मम्मी गई, और मम्मी क्यों गई, एक मैंने वो अपने ऊपर ले रखा था कि इनफर्टिलिटी की वजह से गई। तो जब बेटियां मेरी आने गई, मतलब खबर आ गई कि हाँ भाई हूँ प्रेग्नेंट, देन सारी चीज़ें सॉर्ट होती चली गई। उसके बाद अब मैं ऐसी क्यों हूँ, लाइफ में प्रॉब्लम अभी भी आ रही हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि अगर मैंने समय रहते उस प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं किया, मुझे शायद 15 दिन नहीं लगेंगे वापस उसी कंडीशन में जाने के। तो यहाँ मैं आपको वो उदाहरण दे रही थी पेट्रोल पंप का। आपको लगता हो ना कि मैं हमेशा खुश रहने वाली इंसान हूँ, मैं पर्पजली खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अपनी खुशी के लिए खुद प्रयास नहीं किए, कोई और नहीं करेगा, और मैं बहुत जल्दी गहन दुख में जा सकती हूँ। क्योंकि एक टेंडेंसी पता लग गई ना मुझे कि एक झटका लाइफ का, और मैं एकदम अपनी बनी बनाई लाइफ ख़त्म करने की सोचने लगी थी। सरकारी नौकरी, शादी हुई हुई है, अच्छे घर में सब कुछ है ना, लोगों की नज़र में वेल सेटल्ड लाइफ है, और मैं उसको ख़त्म करने की सोच रही हूँ कि उस वजह से क्यों मेरा बच्चा नहीं है। छोटी सी बात है अगर देखो तो, अगर मैं माँ नहीं बनती, क्या मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, मेरे सारे गुण, मेरा जीवन, वो सब व्यर्थ है कि अगर मैं माँ नहीं बन पाई। लेकिन वो मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो मुझे पता है कि अगर मैंने किसी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो वो मुझे वापस डिप्रेशन में ढकेल सकती है। तो मैं कोई भी चीज़ मुझे लगता है ना कि मेरे को टेंशन दे रही है या ऊपर जा रही है मेरे, मैं तुरंत उसको वहीं का वहीं ख़त्म कर देती हूँ, एट एनी कॉस्ट, किसी भी रूप में। मैं हमेशा कहती हूँ ना, इसीलिए मेंटल पीस, मेंटल पीस, मैं अपना मेंटल पीस हर हाल में मैनेज करके चलती हूँ। ये मेरा खुद से वादा है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, किसी भी रिश्ते से हाथ धोना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मेरा सबसे पहला रिश्ता मेरे खुद के साथ है, और जब वो टूटता है ना, तो बाकी के जितने भी रिश्ते आपकी लाइफ में हैं, उस टाइम मेरे पास रिश्तों की पूरी टोकरी थी। मेरे मैके के, मेरे ससुराल के सारे रिश्ते मेरे पास थे, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ कोई नहीं था।
मैं डूब रही हूँ और कोई नहीं है जो मुझे हाथ पकड़ के खींच ले। तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई, उस दिन नहीं उन सालों में, कि भाई आपका अपने साथ रिश्ता इम्पोर्टेंट है। आप खुद सही रहोगे, खुद खुश रहोगे, अपने आप में कंटेंट रहोगे, तो आपके 4 रिश्ते छूट भी गए ना, जो बचे हैं, एक भी नहीं बचा, तो भी आप सरवाइव कर जाओगे और लोगों के काम आओगे, ऐसी ज़िंदगी जी लोगे। लेकिन अगर आप अपने आप में ही टूटे हुए हो ना, तो आपके सो कॉल्ड रिश्ते आपको घेरे हुए खड़े रहेंगे और आप खाट पे पड़े दिखाई दोगे, बीमार रहोगे, मर जाओगे कुड़ कुड़ के, और फिर वो ले जाके आपको फूके आएंगे। बात ये होगी, आपका जीवन ना तो आपके काम आएगा और ना आपके उन रिश्तेदारों के। इससे बढ़िया ये है कि भीड़ रिश्तेदारों की या रिश्तों की जमा करने से अच्छा कुछ एक ही रह जाए, पर सबसे पहले अपने आप के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग रखो, लाइफ को प्यार करो, खुद को प्यार करो। खुद अच्छे रहोगे तो औरों के भी काम आ जाओगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ऊपर वाले ने हमें भेजा था रिश्ते बनाने के लिए नहीं भेजा था, हमें इसीलिए भेजा था ना कि अपने जीवन से हम कितने ज़्यादा लोगों की लाइफ को सेट कर सकते हैं, कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, वही हमारे अच्छे कामों में गिना जाएगा ना। या किसी एक को खुश करने के चक्कर में या 4 को खुश करने के चक्कर में आपने ऊपर वाले की दी हुई लाइफ की बैंड बजा दी, कुड़ कुड़ के मर गए। 50 के होने की उम्र में आप लग रहे हो 70 के, या फिर 40 के हो लग रहे हो 60 के। ना आप अपने गुणों का यूज़ कर पा रहे हो, ना किसी और के लिए आपके मन में कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और आप क्या लगे हुए हो, उन 4-6 लोगों को खुश करने में लगे हुए हो। और जब आप आखिरी सांस ले रहे होंगे ना, पता ये चलेगा खुश वो तब भी नहीं हुआ है, तो पूरी लाइफ ही स्पॉइल हो गई ना, वेस्ट। स्पॉइल भी नहीं कहना चाहिए। तो मैं सॉर्टेड हूँ। अभी इस मामले में यही है कि मैं हमेशा खुश रहने वाला वो नहीं है, मैं पर्पजली खुश रहती हूँ। मुझे कसम है अपनी कि भाई मैं दुखी नहीं रहूँगी, चाहे जो हो। जिसकी वजह से दुख आएगा मैं उस वजह को ख़त्म कर दूँगी, लेकिन जितने साल मेरे इस धरती पर हैं मैं ट्राई करूँगी कि मैं खुश रहूँ। बस एक तो ये चीज़ है। रही बात कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस देखो जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो ना, ऑटोमेटिक आता है। तो मेहनत करो, अपने गोल्स बनाओ, कुछ नया अचीव करो। हर साल जब आप कुछ अच्छा करते हो, कुछ नया करते हो, अपने दम पे करते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, तो वो आता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि इनकी जो है दी आपकी एडवाइस बहुत काम आती है। कुछ दिन से सास ने मुंह बना रखा है, सारा दिन सिस्टर इन लॉ से हर समय मेरी और बच्चों की बातें, हर समय मेरे बारे में गलत बताना। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, पर इस कारण से मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ बताएं क्या करूँ। ननंद फैमिली ग्रुप में भी भाभी से रिलेटेड पोस्ट गलत डालती रहती है। आप ननंद से रिलेटेड डाल दो, जैसे ही जवाब जाएगा एकदम हो जाएगा उनका भी धूमता नन कि अरे यहाँ से तो पलटवार आ रहा है। और दूसरी चीज़ वही है, अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे तो कन्फ्रंट करना सीखो। 2 ही तरीके हैं प्रॉब्लम के, बेस्ट हमेशा कन्फ्रंटेशन होता है, तभी वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म होती है। लेकिन कई बार ऐसी ऊल जलूल सी बातें होती हैं कि आप अवॉइड ही कर लो अपने मेंटल पीस के लिए, तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा बोल रही हैं कि आपका काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक बार पूछ लो क्या दिक्कत है, क्या बात है, काम करूं या नहीं करूं, पहले आपसे डील कर लूं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप का तो यही है, अगर भाभी से रिलेटेड पोस्ट आती हैं तो नंदों से रिलेटेड भी कम नहीं है, यहाँ के कमेंट पेस्ट कर दो इतने बढ़िया बढ़िया आए रहते हैं। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी मॉर्निंग में जल्दी नींद नहीं खुलती, उसको लेकर मेरे हस्बैंड सबके सामने इंसल्ट करते हैं, क्या करूं। हस्बैंड की जॉब नहीं है, डेली बेसिस वर्क है, कभी गए कभी नहीं गए, टाइम भी फिक्स नहीं है, ना जाने का ना आने का। 2 बेटे हैं बट उनका स्कूल भी 12:30 का है, प्लीज़ हेल्प करिए। स्लीपिंग रूटीन की बैंड बजी है, ऊपर से इंसल्ट। देखो रूटीन तो ये बनाना पड़ेगा आपको, वो जाएं ना जाएं, लेकिन जिस दिन जाते हैं उस दिन आपको कितने बजे उठ के अपना काम करना होता है ताकि सही समय पर निपटे, अपना वो टाइम एक फिक्स कर लो। तो वो जाएं नहीं जाएं, आप उस टाइम अपना उठने का रूटीन बना लो, क्योंकि बॉडी क्लॉक उस हिसाब से ही चलती है। तो जब आप उठने लगोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, देर से उठने का कोई इलाज नहीं है, काम बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, है ना। तो उस टाइम पर उठने की आदत डालनी चाहिए आपको। अपने 2 बच्चों के सिंगल पेरेंट हूँ, 14 साल पहले डिवोर्स लेना पड़ा था। इन लॉज एंड हस्बैंड बहुत टॉर्चर करते थे, 10 साल जैसे तैसे निकाले, जब लगा कि जान चली जाएगी अब तो बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया।
एक्सपर्टी डिवोर्स लेना पड़ा, वहाँ से कुछ नहीं मिला, बस हमारी जान बच गई। स्कूल में जॉब की, रेंटल रूम लिया, फिर 2 साल बाद रेगुलर जॉब मिल गई, बट सारी चीज़ों का हेल्थ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। फाइनेंशियली लॉस हुए, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की है। लोन लेके घर भी ले लिया, बच्चे बड़े हो गए, बट अब 4 साल से डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती जब मेडिसिन छोड़ देती हूँ। पास्ट के लॉस याद आते हैं, अपने को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए रखूँ। आप ना या तो पूजा पाठ या फिर योगा, है ना, या फिर कोई इस तरीके के हॉबी कैंप, कुछ रूटीन लाइफ से अलग, और जो वास्तव में क्या ना वो दिमाग में ऑक्सीटॉक्सिन कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, खुशी देने वाले हार्मोन्स, वो ज़रूरी होते हैं। क्योंकि अब ना आपने देखो बहुत कुछ झेल लिया, ब्रेवली आपने स्ट्रांगली सब अब मैनेज भी कर लिया, अब ठीक हो गया सब। अब क्या हो रहा है, एक वो रिटायरमेंट बाद के बाद ही फीलिंग नहीं होती कि कहाँ तो इतनी भागम दौड़, अब फिर एकदम शांत, तब वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं। लेकिन आप खुद सोचो, उनको याद करके क्या ही होगा। ना आप उन्हें बदल सकते हो, ना उन्हें याद करके आपका अब कुछ सुधर सकता है। आपने ऑलरेडी सब कुछ टेक कर लिया, तो व्हाट यू ऑलरेडी, मतलब जब आपने कॉन्क्योर कर लिया कि हाँ ख़त्म हो गया वो चीज़, अब आपको सिर्फ जो चाहिए वो अपना दिमाग आपको बटाने की ज़रूरत है। ऐसी कोई चीज़ चाहिए, कोई डांस में अगर शौक़ हो, कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लो, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो, कुछ भी जिसमें आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से, जो आपने अभी तक कुछ ना किया हो ना, वो वाली चीज़ ऐसी कोई, तो आप पकड़ लो, बिज़ी हो जाओगे मेंटली भी फिज़िकली भी। और जब ये बातें याद आए ना, तो याद करो, ये मैंने एक किसी वीडियो में ही सुना था कि अगर आप किसी चीज़ को पर्पजली भुलाने की कोशिश करते हो ना, तो वो और ज़्यादा याद आती हैं। याद आए, आने दो, जितने भी सीरीज़ में आ रही हैं उसके बाद निकल जाए बस, कि हाँ हुआ था, बात ख़त्म, और फिर अपने लग जाओ नए काम में। हेलो दीदी, मैके में भाभी बहुत ख़राब है, हमें देखना भी नहीं चाहती, मेरे माँ पापा को तंग करती है, भाई की सारी सैलरी अपने मैके में देती है, माँ पापा उसे खर्चा भी देते हैं, फिर भी उनका खाना नहीं बनाती, इतनी ख़राब है कि किसी का भी बीपी बढ़ा देगी। तो माँ पापा को किसी उसने बताया है कि डॉक्टर ने, कि भाभी जैसी भी हो बहू उसी के साथ रहना है। जब बहू के पास ऑप्शन हमेशा होता है कि भैया जब सास ससुर अपनी एज के अकॉर्डिंग उसको सम्मान नहीं दे रहे या तंग कर रहे हैं, तो फिर आप ही क्यों प्रेशर ले रहे हो कि हमारे जाने के बाद वो कैसे रहेंगे। तो ये सी चीज़ सेम माँ बाप पे भी हो जाती है। आपने, आपके मम्मी पापा ने सारी ज़िंदगी मेहनत कर ली, भाई उन्होंने अपने माँ बापों का करा होगा जो कुछ भी है, लेकिन बुढ़ापे में आदमी ये डिज़र्व नहीं करता कि बहू की या बेटे की या दामाद की किसी की भी वजह से वो टेंशन ले। अगर आपकी भाभी खर्चा देने के बाद भी उनका खाना नहीं बनाती, क्यों रखा हुआ उसको साथ। आपका घर है, बेटा बहू उसमें रहते हैं, उन्हें ये समझाओ ना, या समझाओ का फिर आप बुरी बन जाओगी। उन्हें खुद समझना चाहिए चीज़ टेक्निकली। तो नहीं रह रही तो उसे निकाल के अलग करें, और अपना जो है मेड लगा लो इतने पैसे में, अपना खाओ बनाओ। किसी डॉक्टर ने थोड़ी बताया है कि टॉक्सिक हो तब भी बच्चों के साथ ही रहना है। जो बच्चे तुम्हारा खून पी रहे हैं उन्हें निकालो बाहर, अपना देख लो, अकेली बना मत बना, खा कुछ भी कर। रही बात ये कि भाई की सैलरी महके में दे देती है, तो भाई क्या कर रहा है, कमा के लाने की अकल है उसे, ये नहीं पता कि मेरा पैसे जा कहाँ रहे हैं। नहीं पता या जानते बूझते दे रहा है तो दे रहा है, भैया उनकी पति पत्नी के बीच की बात है। रही बात आपके इनके खाने पीने की, नहीं दे रही मत दो, एक घर में ही रहना है रख लो, अलग कर दो, अपने लिए खाने बनाने वाली लगा लो। क्या ज़रूरत पड़ी किसी के आगे हाथ फैलाने की, जब पैसे हैं तो। इतना तो वो बंदे झेलें जो किसी लायक ना हो शरीर से भी, और पास में पैसे भी ना हो। तो ये है जी, हम तो बच्चों के ऊपर आश्रित हैं, फिर बच्चों की मर्जी है वो उन्हें कैसे रख रहे कैसे नहीं रख रहे, हम मजबूर हैं, ये तो वो है। लेकिन जब आप क्या मान लो शरीर नहीं चल रहा बुढ़ापे में, पर पैसे हैं जो आप उन्हें दे रहे हो, तो उस पैसे से मेड लगा लो ना, उसे क्यों दे रहे हो फिर। अपना जो बनवा के खाना है खाओ मज़े से। नहीं खानी है आपको राजमा छोले, दाल चावल खाने हैं, खिचड़ी खानी है, जो आपको पसंद है वो बना के देगी खाने वाली, सिंपल। हेलो दी, मेरा मन बालों में केराटिन कराने का करता है, क्या करूं आप बताओ। करा लो, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलो जितने बाल हैं आधे रह जाएंगे, उसके बाद हो तो जाएंगे उस टाइम पे तो बढ़िया से, लेकिन आधे रह जाएंगे।
चाहे रिबॉन्डिंग कराओ, चाहे कैरोटीन कराओ, स्मूदनिंग कराओ, कुछ भी है, नाम अलग अलग है। रिबॉन्डिंग का सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन आधे रह जाएंगे। मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी 2014 में या 15 में, 14 में शायद, और चले तो मेरे बाल 6-7 साल, मतलब विदाउट ऐसे, मतलब जैसे पार्लर से निकल के आए बिल्कुल सीधे एकदम। लेकिन जस्ट जो उनकी मोटाई थी ना वो आधी रह गई, ये तय है। तो अगर आपके ऑलरेडी खूब घने बाल हैं तो पंगे लो, लेकिन अगर नॉर्मल है या ऑलरेडी हल्के हैं तो भैया मत लो। ये पता नहीं, मैं तो मुझे लग रहा दिया है। सुनीता जी, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरा आंसर करेंगी पर आपने नहीं किया। मेरी बड़ी बहन और जीजा जी पहले तो मुझे पसंद करते थे, पर अब मुझसे बोलते भी नहीं। अपने घर में भी उनका कोई रिलेशन नहीं है। अब मुझे मम्मी ने बताया कि हमको बोलने की तमीज़ नहीं है, पता है उससे मुझे दूर रहना चाहिए कि, पर मैं किसी से नाराज़ नहीं रह सकती। प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अपनी किसी आदत का गुलाम बनना आपको हमेशा दुख के उसमें ढकेलेगा। मैं किसी से नाराज़ नहीं रह सकती। अरे कोई है अगर नाराज़ होने लायक तो क्यों नहीं रहोगे उससे नाराज़? मैं नहीं रह सकती तो रह लो, मत रहो फिर। सुनते रहो, बार बार जलील होते रहो। सिंपल है। ये होता है ना, आदमी मोटा है, मैं खाने के बिना नहीं रह सकती, मुझे पतला होने का इलाज बताओ। अरे भैया, जब तुमसे खाना रुक ही नहीं रहा तो कहाँ से पतले हो जाओगे? या मैं बहुत पतली हूँ, मुझसे खाना खाया नहीं जाता, अब मुझे मोटा होना है, तो कैसे हो जाओगे मोटे? जो जिस काम के लिए ज़रूरी रास्ता उस पर तो जाओगे। हैं, मुझे वॉक करनी है, मुझे वॉकिंग के सारे लाभ लेने हैं, लेकिन मुझसे पैदल चला नहीं जाता, तो कैसे मिल जाएंगे वॉकिंग के लाभ घर में बैठे बैठे? अब आपको अगर आत्मसम्मान चाहिए, जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है ये बोल रहा, आप उससे नाराज़ रह नहीं सकते, तो जाओ बोलो और सुनते रहो फिर। इसमें फिर कोई क्या ही सलाह देगा। नेक्स्ट, हाय दी, मैं बेसिक में टीचर हूँ। मेरे स्कूल में एक मेल टीचर बहुत मक्कार है, जाहिल और नीच सोच है। खुद आज तक क्लास में नहीं घुसा, पर दूसरे टीचर ना पढ़ाएं तो उनकी वीडियो बनाता है, फ़ोटो खींचता है। काबिल पढ़े लिखे एक्टिव टीचर्स को देख के जलता है, नीचा दिखाने के लिए बहुत कलेश करता है। सारा स्टाफ उससे डरता है, हेड भी उसकी बुराई करते हैं पर उसके दबाव में है। बड़े अधिकारियों को जानता है और उन्हें जब चाहे बिना रीज़न सिर्फ पावर शो के लिए स्कूल में ले आता है। एक बार खुद स्कूल में एक जगह आग लगा के प्रेस वालों को बुला लिया ताकि हेड सर को सस्पेंड करा दे, और वो भी बिना किसी कारण के। उसका मूड होता है लड़ने का तो सींग मारता फिरता है। हमारे स्टाफ में एकता नहीं, बट समझाया और पर सब उसकी बात मानने पे मजबूर हैं। मैं उसे फुल इग्नोर करती हूँ पर बात नहीं बन रही। कोई ना कोई टीचर उसके निशाने पर रहता ही है। दी, ऐसे घटिया और मूर्ख से कैसे डील करें? टॉक्सिक बना दिया उसने स्कूल को। उसे डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आप कर सकते। अपनी नौकरी टेंशन से भर लोगे। जितना हो सके और जैसे हो सके स्कूल से निकलो। कहे डर के चली गई, मुझसे हार गई कि हाँ प्रभु तुमसे महान कोई नहीं। ऐसे आदमी से सबसे बेस्ट तरीका होता है पीछा छुड़ाने का। गंद होते हैं ये लोग, जितना घुसोगे उतना कीचड़ आपके दामन पर लगेगा। सुधरना उन्हें है नहीं। दुनिया भर के टीचर होते हैं ब्लॉक में, आपसे पंगे लेगा, आप नहीं आओगी दूसरा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा। साइड से निकल जाओ ऐसे लोगों के, जैसे भी हो सके ना, ट्रांसफ़र लो, निकलो इस जलील स्कूल से बाहर। दूसरा तरीका ऐसा ऐसे लोगों को हैंडल करने का वो होता है कि भाई एक्शन हीरो वाला, कि सुनील शेट्टी और अजय देवगन या अक्षय कुमार, सनी देओल, इनकी पिक्चरों में देखती थी कि सब किसी की गलतियां देख रहे हैं, गुंडा कोई डॉन है और सब बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये निकलते थे मशाल लेके। ध्यान से देखो उन पिक्चरों में भी उनका क्या होता था। उनके पूरे परिवार की बैंड बजती थी, उनका करियर ख़त्म होता था, जेल में जाते थे। हर पिक्चर उठा के देख लो तो वो फिल्म है। रियल लाइफ में भी अगर आप ऐसे किसी को अपनी ईगो पर लेकर उसे सुधारने जाओगे, हो सकता है आप उसके गले की लकड़ी बन जाओ। मैंने पिछली बार भी ये बात बोली थी ना कि हमारे यहाँ चल रहा था एक बहुत पावरफुल पे, बहुत एक अदना सी एक लड़की ने, औरत ने उसका जीना हराम कर रखा है और हारी भी नहीं, चल रही है लड़ाई अभी तक। लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आपको, आपके परिवार को, अपनी सुख शांति दांव पे लगा के। और दांव पे नहीं, आप हारोगे, सुख शांति आपकी जाएगी। दांव पे लगाना तो ये होता है कि कुछ बच के आ भी सकता है। आपका मेंटल पीस, आपकी नौकरी, आपका पढ़ाने में जो भी आप करना चाह रहे हो वो सब जाएगा। केवल वो लड़ाई रह जाएगी। सोशली बदनामी दोनों पार्टी की होती है, लेकिन वो ज़्यादा गलत है।
कुछ लोग आपको कहेंगे भी कि हाँ भाई तूने सही पंगा लिया, हम तो कर ही नहीं पाए, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो सुधार की मशाल लेके निकलो। और जिस दिन ऐसे आदमी को कोई सामने टक्कर का मिल जाता है, उस दिन उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं ना, सब छोड़ के चले जाते हैं। ये भी फैक्ट है। जितनी कमियां आप में वो ढूंढ रहा है, उससे ज़्यादा कमियां खुद उसमें भी होंगी ना। स्कूल में वो भी नहीं पढ़ाता होगा, नियमतः जिस काम के लिए अपॉइंट है वो नहीं कर रहा होगा, तो चीज़ तो उसके खिलाफ भी आप जोड़ोगे तो जुड़ ही जाएंगी। लेकिन उन चीज़ों को जोड़ने, पेश करने और 10 बार जब लिखित में आपको देना पड़ेगा ना, और फिर वो जो अपनी पर्सनल ग्रज आपसे निकालेगा, वो सबके लिए मेंटली अगर प्रिपेयर्ड है कोई तो पंगे ले। क्योंकि ऐसे लोग तो तैयार रहते हैं, उनको कुछ और काम नहीं है, वो तो हैं ही इसलिए। मिडिल क्लास आदमी, एक सिंपल नौकरी पेशा आदमी जो सिंपल सी लाइफ अपनी जीना चाह रहा है, उन पिक्चरों को याद कर लो कि हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन उसकी कीमत आपको और आपके परिवार को चुकानी पड़ती है। कई बार मेंटली, यहाँ तक भी देखा, जान से मारने की धमकियाँ भी मिल जाती हैं, राह चलते पर्स लुट जाते हैं टीचर्स के, इतना तक हुआ है हमारे ब्लॉक में। तो बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप उसको सुधारने जाओगे। तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूँ तो मुझे तो सबसे ईजी तरीका वो निकलेगा कि भाई मैं लिटरली उसके सामने हाथ जोड़ के कहूँगी कि मैं हार मान गई, प्रभु आप महान हो, और मैं चली जाऊँगी कैसे भी करके उस स्कूल से बाहर, दूसरे किसी सुकून भरे स्कूल में। नेक्स्ट, हेलो मैम, हाउ इम्प्रेसिव यू आर, सो मच प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। मैं भी आपके जैसी बेसिक टीचर हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं अपनी लिमिट के अनुसार बहुत काम करती हूँ। घर के वॉशिंग मशीन भी नहीं है, वो इसलिए कि बिजली पानी बहुत खर्चा होगा उसमें सास ससुर के हिसाब से। भाई भैया, हाथ से कपड़े धुलती हूँ। लेफ़्ट शोल्डर की सर्जरी हुई है जिसमें आर्टिफिशियल बोन ट्रांसफ़र हुआ है, फिर भी मेरे सास, जेठानी, ननद, जेठ, ससुर सब यही जताते रहते हैं, सबसे बुराई करते हैं कि घरेलू बहू ही लेनी चाहिए। मैं बोल देती हूँ, बात तो गलत लगती है। हस्बैंड ससुर की शॉप पे बैठते हैं, वो बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। मुझे चापलूसी नहीं आती तो जेठानी की तारीफ बस। इस तरह से जताते हैं कि नौकरी करना पाप है बहू का, पैसे का घमंड घर लेके नहीं चलने वाली है। प्लीज़ मैम आंसर ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ ना आपके ससुराल वाले माइंड गेम खेल रहे हैं, ये हो रहा है। आपकी सैलरी आ रही है, आप नौकरी कर रहे हो, आप उनसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो, आपको ड्रॉबैक करने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली काम तो मशीन लो। पानी और बिजली का खर्चा हो रहा है ना, कहना बिल मैं दे दूँगी, बिजली का और पानी का मैं दे दूँगी, जो अब में और मशीन लगने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो खर्चा मैं दूँगी। इतना तो वो दे ही रहे हैं ना, जो भी दे रहे हैं। मशीन लगने के बाद जो खर्चा आएगा डिफरेंस इन दोनों चीज़ों के बिल में, वो मैं दूँगी, लेकिन मशीन लगेगी। मजाक है आपके हाथ में सर्जरी में आर्टिफिशियल बोन लगे, आप हाथ से कपड़े धो रहे हो। दूसरी चीज़, घरेलू बहू ही लेनी चाहिए, है ना, लेनी चाहिए, ठीक है। जब आपके ऊपर चोपा लगी है, जितना कर रहे हो ना उससे भी कम करो। हम तो घरेलू है ही नहीं, जिठानी है, घरेलू करो काम। कोई कहे क्यों नहीं करा, भैया मैं घरेलू थोड़ा ही हूँ, घरेलू बहू ही लेनी चाहिए। सीधे ये बोलो, मैं घरेलू थोड़ी ही हूँ, घरेलू बहू ही लेनी चाहिए। मैं तो जॉब पे हूँ, एक ही काम तो करेगा आदमी, वहाँ से आके जितना हो सकता है करती हूँ। आप क्या कर रहे हो, उनकी बातों के चक्कर में आके आप हाउसवाइफ वाले कामों में बराबरी करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ लंबी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो अपने साथ माइल्ड रहना सीखो, शरीर लंबा चलाना है भैया, डबल शिफ्ट है नौकरी, और ये मजाक नहीं कर सकते हम अपने शरीर पे किसी और के कहे की वजह से। तो जितना अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमें करना चाहिए उतना ही करेंगे, किसी के कहने से उसको बढ़ाएंगे नहीं, ये आपको सोचना चलेगा। और दूसरी चीज़ वही है, हस्बैंड आपका स्टैंड नहीं लेते, ना लें, बहुतों के नहीं लेते, हम अपना स्टैंड खुद लें। दो तरीके होते हैं ना, तो अपना स्टैंड खुद लेना सीखो। जो बात कहनी है, जितनी कहनी है खुद कह लो। और अगर हस्बैंड आपको रोकने आए, सिंपल बोलो कि भैया जब मेरी साइड से नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट अगेंस्ट मत बोलो, मैं हैंडल कर लूँगी, बस बात खत्म। बाकी मशीन तो ले ही लो। नेक्स्ट, दीदी मैं आपके सारे एपिसोड देखती हूँ और अच्छे लगते हैं। मैम मेरे ससुर को 3 बेटे हैं, बंटवारे में 2 को घर बना बनाया मिला,
मुझे खाली प्लॉट मिला। 2 बड़े भाइयों में एक भाई अनमैरिड है और वह 50 साल के हो गए हैं। उन्होंने शादी की नहीं। उसी घर में मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर और बड़े बड़े भैया रहते हैं। मेरी जॉब बाहर है। मैं ईयर में 2-3 टाइम्स ही आती हूँ 1 वीक के लिए। मेरा बेटा हॉस्टल में प्रिपरेशन करता है, 12 साल का है। वह भी जॉब भी मैं आती हूँ तभी आता है। हस्बैंड ही पापा का खाना और कपड़े खुद करते हैं। पापा मना करते हैं यही रहो। बड़ी जेठानी हमेशा आगे पीछे ताने देती है, जेठ के घर में पड़ी है। घर बनाऊँ तो हस्बैंड और पापा ही रहेंगे। कभी तो इग्नोर करती हूँ, समझ नहीं आता। मेरी जॉब 60 साल तक बाहर ही रहेगी, क्या करूँ? घर छोड़ दूँ क्या? नहीं, रहते रहो। जैसे चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। किसी की बातों में क्या, अब जेठानी को वो लग रहा होगा ना कि इसका तो प्लॉट भी हो गया और यहाँ रह रही है, इसका ये भी हो गया। वो अपनी साइड से कोशिश कर रही है आपका ब्रेन वॉश करने की। आपको तो अपना ब्रेन बचा के रखना है। बिल्कुल सही चल रहा है, जैसे चल रहा है चल रहे दो। नेक्स्ट, आई एम इन डिप्रेशन फ्रॉम मैनी ईयर्स। आई वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरी मैरिज नहीं हो रही थी तो मैंने जॉब भी छोड़ दी। नाउ माई एज इज़ 40। अब मुझे मैरिज, जॉब कुछ करना चाहिए अगेन या सब कुछ छोड़ देना चाहिए? कैसे कम बैक करूँ? वेरी अपसेट। मतलब अब शादी हो गई है या नहीं हो गई है ये नहीं क्लियर हो रहा। शादी हो गई है, अब मुझे मैरिज, जॉब कुछ करना चाहिए अगेन या नहीं। देखो, मैरिज का तो ऐसा है क्यों नहीं हो रही, रीज़न ढेरों हैं। लेकिन जॉब का सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? तो अगर शादी नहीं हो रही तो एटलीस्ट जॉब तो करो, क्योंकि ना शादी के काम ना जॉब, खाली घर में रहोगे और डिप्रेशन आपको ऑलरेडी हो गया, कहीं नहीं पहुंचोगे, परेशान ही रहोगे। तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि आप घड़ी की चौथाई में सबसे पहले अपनी जॉब रिज्यूम करें। जहाँ पर भी आपको मिल रही है, जो भी आप कर सकते हो वो वाली अपनी जॉब पे लौटो, ताकि आप धीरे धीरे फिर लाइफ में लौटो। और हो सकता है शादी लेट ही लिखी हो, अब हो जाए। हेलो दी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और जो आप कह रहे हो ना मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी है, इसका जवाब दिया भी है। मे बी आपसे मिस हो गया वो सुनने में। खैर, इन्होंने अपने विवेक से फ़र्ज को चुना, सेल्फ रिस्पेक्ट को हटा के। मैंने इसका जवाब दिया था और बहुत सही दिया था, इसी टोन में कि अगर फ़र्ज़ और सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक को चुनना पड़े तो मैं सेल्फ़ रिस्पेक्ट को चुनूँगी। फ़र्ज़ गया तेल लेने। मैंने शायद इस तरीके की बातें बोली थी और मुझे अब याद आ रहा है। लेकिन ठीक है, आपने फ़र्ज़ को चुना सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हटा के। अब मुझे एक बढ़िया स्कूल में जॉब का मौका मिल रहा है तो मैंने सास को बोला कि आप 1 साल के लिए मेरे पास आ जाओ। उन्होंने 10 बहाने करके असमर्थता बताई। अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा 4 साल का है, अपॉर्चुनिटी मिली है वो भी नहीं छोड़ सकती। खुद को 3:30 बजे उठती हूँ सुबह, बेटे को 5 AM जगाना पड़ता है क्योंकि स्कूल दूर है। बस यही तकलीफ़ है कि बेटे के लिए मना कर दिया, बहुत तकलीफ़ में हूँ। शब्दों को समेटने की कोशिश की है, प्लीज़ हेल्प मी। देखो, बच्चे ना, मेरा मानना इसमें है कि हमारे बच्चे हमारी ज़िम्मेदारी हैं। अगर हमारे इन लॉज उसको रख लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं, तो हम लकी हैं, हमारे बच्चे लकी हैं। लेकिन अगर वो नहीं करते तो वो हमने पैदा किए हैं अपने बच्चे, उनको अब फिर उसके साथ हमें अपनी जॉब या जो भी है कैसे मैनेज करना है वो हमारा है, नसीब कह लो हमारा या हमारे बच्चों का, जो भी है। तो अब का आपका जो रूटीन चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा। अगर आपकी सास ने मना कर दिया तो कर दिया, ठीक है ना? अब आप इसके चक्कर में अपनी जॉब छोड़ो, मैं तो ये आपको सलाह दूंगी नहीं। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपके बच्चे को भी। लेकिन ऐसी बहुत सी टीचर्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे पूरा पूरा टाइम उनके साथ रहते हैं। तो कर लो, ये टेम्परेरी है, कुछ साल की दिक्कत है, धीरे धीरे वो समझदार हो जाएगा और आदत पड़ जाएगी फिर आपको। सबके लिए लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती, बस ये मान के चलो। और जब आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली ना उन्हें कह के, अब उन्होंने मना कर दिया तो इससे आगे क्या कर सकते हो आप? तो इसके चक्कर में जॉब थोड़ी छोड़ोगे, करो जॉब। ये आया है, हेलो दी, मेरा आपसे ये सवाल है, जब कोई कुछ बोल रहा है मुझे लग रहा है कि ये बात सही नहीं है तो मैं अपने अकॉर्डिंग बोल देती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ही बोला, क्यों बहस करना, बाद में बुरा लगता है। फिर सोचती हूँ कोई बात होगी तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगी, लेकिन कोई बात सही नहीं लगती फिर कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता, बोलना चाहिए या नहीं। देखो, एक तो आप इस पे ना, मैंने वीडियो बनाई थी कि कब बोलें, कब बर्दाश्त करें और कब नहीं। तो
एक तो आप उसको देख लो, उसमें मैंने दिया था, जब चैनल खोलोगे वीडियोस में जाना, नीचे टाइटल में भी यही लिख जाएगा कि कैसे डिसाइड करें कब चुप रहना है और कब बर्दाश्त करना है, ठीक है। ये याद रहा तो मैं इसमें भी लिंक दे दूँगी, नहीं तो आप देख लेना। दूसरी चीज़ ये होती है कि देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि कहाँ बोलना है, कहाँ जवाब देना है और कहाँ नहीं। आपकी परिस्थितियाँ तय करती हैं। रही बात इसकी कि आपको बाद में लग रहा है कि मैं क्यों ही बोला, नहीं बोलना चाहिए था। जवाब देने के लिए सामने उसको समझने वाला इंसान भी तो हो। कुत्ते से ही मैंने इसका एग्जाम्पल सेट किया था। अगर कुत्ते लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? तो वही वाली चीज़, आप पूरा वीडियो देखना उसमें, तो आपको ना ये ज़िंदगी और परिस्थितियाँ बताती हैं कि कब आपको जवाब देना चाहिए, कब आपको चुप रहना चाहिए। लेकिन हर जगह आप चुप रहो या हर जगह जवाब दो, ये नहीं होता। अब आप इसमें वही देखो कि कई बार हमारा मूड ऐसा होता है, नहीं करता, जवाब देने की जगह भी जवाब देने का मन नहीं करता। और कई बार हम ऐसे मूड में होते हैं कि शायद वहाँ पे चुप रहा जा सकता था, हम वहाँ पे बोल पड़ते हैं। तो वो हो रहा है मेरे ख्याल से आपके साथ, इसलिए आप बाद में पछता रहे हो। वरना अगर हमने बोलने की जगह पे बोला और चुप रहने की जगह पे हम चुप रह गए हैं, तो फिर क्यों लगेगा ऐसा? आप एक ही ट्रैक पकड़ रहे हो, या तो सब जगह बोल रहे हो या आप सब जगह चुप होने की सोच रहे हो। ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट मैम, मेरे हस्बैंड का जॉब छूटे 4 साल हो गए और वो पूरे दिन मुझे और मेरे बच्चों को टॉर्चर करते रहते हैं, बच्चों को मारते हैं छोटी छोटी बातों पर, मेरा कभी खर्च नहीं उठाते। जब से शादी हुई है तब से मेरी माँ मुझे खर्च के पैसे हर महीने 2 से 3 हज़ार देती है, तो मैं अपना खर्च उठाती हूँ। मेरा बड़ा बेटे का नेचर एकदम ख़राब हो गया है हस्बैंड की बातों के कारण। क्या ही कर सकते हैं, और 4 साल से घर में पड़े हुए हैं, वो कमा नहीं रहे, तो अक्सर ना उनको वो हो जाता है इन्फीरियरिटी आदमियों को। और जितना वो काम करके नहीं चिढ़ते हैं ना, उतने वो खाली बैठे चिढ़ने लगते हैं। वो हो रहा है उनके साथ। तो आप अगर वो थोड़ा भी सुन सकें तो उनको किसी भी तरीके से काम पे वापस भेजने के लिए मोटिवेट कर दो, खर्चे के लिए या वैसे जैसे भी हो, प्यार से, कि भैया काम पे जाओ। जब वो काम पे जाने लगेंगे ना, आधी प्रॉब्लम तो वैसे हल हो जाएगी। बाकी बच्चों को उनसे अगर इस तरीके के पेश आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनको ऐसे बिज़ी रखो कि बच्चे उनके पास कम से कम जाएँ। कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो उनका पड़ नहीं रहा, मार रहे हैं और ऊपर से गलत असर डाल रहे हैं। तो अपने बच्चों को थोड़ा-सा उनसे दूर ही रहने को कहो। बच्चों को ही समझा दो कि बेटा पापा से थोड़ा अलग रहो, परेशान रहते हैं वो इस टाइम पे, कुछ दिन में सब सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों को थोड़ा अलग ही रखो, क्योंकि उन पे सच में नेगेटिव असर पड़ेगा। इनका तो शायद पलट जाए नेचर, लेकिन बच्चों का लाइफ टाइम उनका नेचर वैसा सा हो जाएगा, और शादी और परिवार उस पर से ना उनका विश्वास उठ जाता है फिर बच्चों का। मैम, घर के काम के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें? मेरी माँ भी बीमार रहती है, उनका भी ध्यान रखना होता है। देखो, सिंपली अपना लिख के एक वो बनाओ रूटीन कि कब से कब तक तुम्हें घर का काम करना है और कब से कब तक पढ़ना है। अब माँ बीमार है तो उनके लिए तुम्हें बीच बीच में उठना पड़ेगा, वो शेड्यूलिंग नहीं हो सकती उसकी। अपना काम लिमिटेड घंटों में निपटाओ और पढ़ो, क्योंकि ये काम मुश्किल होता है लेकिन ज़रूरी होता है। पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है आपकी, अगर आप पढ़ लिख के कुछ बन जाते हो तो लाइफ चेंज हो जाती है। घर के कामों का क्या है, जब तक सांस रहेगी औरत की तब तक है। इनके चक्कर में कुछ भी इम्पोर्टेंट छोड़ना मुझे बेवकूफ़ी लगती है। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं प्रीत खुराना फ्रॉम लुधियाना पंजाब। थैंक्स, आपकी वजह से मैं टॉक्सिक लोगों को हैंडल करना सीख गई हूँ। मुझे एक फंक्शन था 23 मार्च को, मैंने डांस किया, पिक्स क्लिक करी जैसे आपने कहा था, और मैंने बहुत इन्जॉय करा। और जो लोग मुझे कुछ टॉन्ट करते थे वो भी मेरी रिस्पेक्ट करने लगे। आप हमेशा कहती हैं कि अपनी रिस्पेक्ट हम खुद ही करवा सकते हैं, और अगर मुझे कोई बात का दुख लगता भी है तो मैं अपने फेस पर दिखाती नहीं हूँ, और सामने वाले को लगता है कि इसे कोई फ़र्क ही नहीं। थैंक यू दी वेरी मच। दैट्स लाइक द गर्ल आई वांटेड टू बी एवरीवन। जो भी है सब मज़े से जियो अपनी लाइफ, बढ़िया, सब खुश रहो खूब बच्चे से, और ऐसे ही कमेंट कर करके मुझे बताओ ताकि मैं पढ़ के खुश हो जाऊँ।
हेलो मैम, मेरे सास ससुर टॉक्सिक हैं। मेरी सास मुझे बातें सुनाती रहती है, मैं उनको जवाब देती हूँ तो दिक्कत होती है। मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करते हैं तो उनको इसमें भी दिक्कत है। मेरे ससुर भी मुझे ही कहते हैं, अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहते। मैं मेरी सास ससुर से जितना ज़रूरी है उतना ही वास्ता रखती हूँ, तब भी दिक्कत होती है। मैंने आपको पहले भी कमेंट करा था, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। जिस इंसान को हर चीज़ से दिक्कत होती है उसे ये बताओ बहन, कैसे संतुष्ट करोगी? चुप रह रही हो तो परेशानी, जवाब दे रही हो तो परेशानी, हस्बैंड सपोर्ट कर रहा तो परेशानी। तो बंदी परेशानी है ना, उसको छोड़ दो उसके हाल पे और मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि मैं कुछ भी कहूँगी वहाँ से यही रिएक्शन आना है। जब पहले से सोच के चलोगी यही रिएक्शन आना है, फिर वो आएगा तो झटका कम लगेगा, है ना। सुई लगने वाली होती है, वहाँ पता होता है सुई लगने वाली है तो लग जाती है। सडनली लगे तो हम कूद जाते हैं, वही क्या हो गया, बस ये वाली बात है। तो पता है कि दिमाग हटा हुआ है, कुछ भी कहोगे बुरा ही लगना है। तो जो तुम्हें करना है अपनी लाइफ में, जैसे करना है वो करते रहो। अगला आदमी जब है ही कि भैया उसे कुछ भी कर लो, खुश रहना ही नहीं तो नहीं रहेगा खुश, कुड़ने दो उसे। आपको जो अपनी लाइफ में एग्जैक्टली करना है ना, आप वो करते रहो तो आप खुश रह लोगे। एटलीस्ट ये होगा। सामने से तो ऑर्केस्ट्रा बजेगा बजेगा, वो बैकग्राउंड म्यूजिक मान लो आप अपनी लाइफ का। हाय दी, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी दो ननद है, दोनों ही पास में रहती हैं, दोनों रोज़ आती हैं। रोज़ चाय बनाओ, जितना भी काम हो सब छोड़ के उनको देखना पड़ता है, बात करना पड़ता है। मुझे मन नहीं करता बात करने को। 2 घंटे बैठती हैं रोज़, मेरा काम रुक जाता है सारा। जो रोज़ आता हो वो मेहमान नहीं रहता, वो फिर परिवार का सदस्य हो जाता है। किचन में काम कर रही हो करती रहो, वहीं आके बात कर लेंगी। वो भी कह दो दीदी यहीं आ जाओ, कपड़े धो रही हो धोती रहो। मेरे यहाँ पे अभी तो हाल फिलहाल मतलब जल्दी आती नहीं, लेकिन अगर प्रियंका मेरे यहाँ आती है या मैं प्रियंका के यहाँ जाती हूँ तो हम वेट नहीं करते कि कोई आके हमारे पास बैठेगा। अगर मैं कपड़े धो रही हूँ तो वो यहीं खड़ी हो जाती है वॉशिंग एरिया में। काम कर रही हूँ तो किचन में या फिर सोफे पे बैठ के बातें होती रहती हैं। छत पे कपड़े सुखा रही हूँ तो वो ऊपर आ जाती है। तो आपको भी यही करना चाहिए। अरे दीदी यहीं आ जाओ, मैं ये काम कर रही हूँ। जो रोज़ आ रहा हो उसकी क्या फॉर्मेलिटी करनी, क्या पता वो भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, आप ही कर रहे हो। रोज़ वाले की फॉर्मेलिटी नहीं होती ना, लॉजिक ये है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। आपकी वीडियो देखकर हाउस होल्ड वर्क एंड जॉब दोनों को अच्छे से मैनेज करने लगी हूँ। बस एक प्रॉब्लम होती है कि घर पर भी और स्कूल में भी अगर कोई टॉक्सिक पर्सन बिना गलती के ब्लेम लगा देते हैं तो मैं आंसर तो दे देती हूँ बोल्डली, बट उसके बाद वो बात मेरे माइंड में 2-3 दिन चलती रहती है। मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बीपी हाई हो जाता है, ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। प्लीज़ सजेस्ट। जहाँ तक बात है 2-3 दिन चलने की, वो नॉर्मल है। किसी की 1 दिन चलती है, किसी की 3 दिन चलती है, लेकिन बीपी वीपी मत बढ़ाओ अपना, ठीक है। तो जब जो कहना था आप वहाँ पे कही आई ना, तो उसको एज अ वो रखो कि भाई निपटाया ही, मैं खुश रहे करो। गलत है, मतलब सोचना गलत नहीं है, ठीक है। दिमाग में जब कुछ होता है रोज से अलग तो चलता है, तो मेरे भी चलता है। कुछ बात हुई है कहीं पर भी जो रोज से अलग है, घर में या बाहर, तो वो आके मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस भी करूँगी, बातें भी होंगी, कुछ टेंशन की बात होगी, थोड़ी देर दिमाग भी ख़राब रहेगा। लेकिन जब मुझे लगता है ना कि ज़्यादा हो रहा है, तो एक तो मैं जाके प्रभु से कह देती हूँ, मंदिर के कपाट खोले कि भैया ये है। शाम के पूजा में अपना कह दिया, या सुबह है तो सुबह की में ये है, संभाल लो, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। मेरे सिंपल डायलॉग ये होता है भगवान जी से भी कि भैया मुझे बहुत काम है, अगर मैं इसमें उलझी रहूँगी तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। मैं तो उनको सुना के वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखो। थोड़ी देर चलना तो नॉर्मल है, लेकिन बीपी वीपी हाई हो लो हो जाना वो गलत है। ये है मैम, नमस्ते। मेरा बेटा 12th पास है, हर बार झूठ बोलता है, कभी भी सच नहीं बोलता। उसको कैसे समझाऊं? उसको झूठ बोलने वालों की नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होता है ना वो बताओ। कि तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी की वैल्यू नहीं रहेगी, तुम पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। गडरिए और भेड़ वाली जो थी वो भेड़िए की आवाज़ निकालता था हर बार कि भेड़िया आया भेड़िया आया। वो कहानी सुनाओ, वो आज भी उतनी ही लॉजिकल है कि जो आदमी झूठ बोलता है कई बार वो सच भी बोल रहा होता है ना अपनी आड़ी घड़ी में, कोई मानता नहीं है। बेटा इस चीज़ को थोड़ा सा कम कर दो। दूध का दूल्हा कोई नहीं है,
लेकिन बिना किसी बहुत बड़े कारण के झूठ बोलो, ये चीज़ अवॉइड करो, तो आप सही चलोगे। और पता है मुझसे कई लोग कहते थे जब मैं जॉब में गई थी कि तुम तो कतई सत्य हरिश्चंद्र के बाद हो, ये हो वो हो, झूठ नहीं बोलोगी, फलाना ढिकना, बिना झूठ के तो ज़िंदगी चलती ही नहीं। जो वो होता है ना मुंह पे कुछ पीछे कुछ, वो वाला, वो नहीं हो पाता था। तो वो बड़ा कहते थे कि ऐसे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाओगी, ये वो। तो अब मैं 44 की एज में आके अब कहती हूँ जहाँ इतनी कटी है इसी नेचर के साथ, और ऊपर वाला साथ दे रहा है, आगे भी कटी जाएगी। तो अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ, जो लोग कहते हैं ना झूठ के बिना ज़िंदगी नहीं चलती, मैं मानती हूँ कि आप सत्य हरिश्चंद्र वाली बात पे तो, कि अगर सपने में भी कोई बात कह दी तो उस पर टिके रहना, देखो उतना तो नहीं चलता प्रैक्टिकली। लेकिन आप इतना भी अगर मान लें, अपने बेटे को आप यही समझाओ कि अगर आप ये भी मान के चल लो ना कि जब तक कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं होगा मेरे पास झूठ बोलने के लिए, तब तक मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो भी लाइफ अच्छे से चलती है और तब भगवान आपका साथ देते हैं हर चीज़ में। लेकिन अगर आपके मुंह से निकल ही हमेशा झूठ रहा है तो कोई नहीं, आपको इंसान भी नहीं पूछेगा, भगवान तो छोड़ो। उसको धीरे धीरे इस तरीके की कहानियाँ सुना के बीच बीच में कि बेटा मेरा नुकसान नहीं है, तेरी पर्सनैलिटी ख़राब होगी, तेरी इज्जत नहीं होने की आगे जाके। झूठे आदमी की कहीं कोई वक़्त नहीं होती, मुंह पे हाँ हाँ कर देंगे, बाद में नहीं करेंगे। इस तरीके से आप एक आध बार तो समझाओ। लेकिन 12th पास है और अब पता नहीं कितने दिन हो गए उसे पास करे हुए, और एक ना हैबिट में आ जाता है। ऐसे लोग आए हैं मेरी लाइफ में जिनको झूठ बोलने की हैबिट होती है, रीज़न नहीं होते। कई बार बच्चों के साथ तो होता है, डर के हमारे झूठ बोल देते हैं मोस्ट चांसेस में। लेकिन कई लोगों को आदत होती है झूठ बोलने की, फिर हाँ 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 कर दी, मजाक कर रहे थे ये वो, उनको नॉर्मल बोलना ही नहीं है। आने वाले होंगे कल, पूछेंगे कब आ रहे हो, परसों आ रहा हूँ, कल क्यों आ गए, फिर सुबह आ गए, क्या हो गया, सरप्राइज। झूठ है ना। खाने का सामान है, लाए हैं कुछ, बता रहे हैं कुछ, क्या है, झूठ है। मज़ा आ रहा है झूठ बोलने में। तो वो फ्लुएंट झूठ बोलने की एक टेंडेंसी होती है किसी किसी में। कोशिश करो उसको कहानियाँ सुना के कि भैया ये चीज़ मत ला, ये भी एक बुरी आदत है, जो छूट जाए तो अच्छी बात है, तेरी आगे कहीं पे कोई इज्जत नहीं होने की, बाकी तेरा डिसीजन है, एंड उस पर छोड़ दो, शायद कम हो जाए। हाय सुनीता जी, मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरी बड़ी बहन मेरे से अच्छे से बात नहीं करती, मेरे पति को फ़ोन करती है, अच्छे से बात करती है, लेकिन मेरे से नहीं करती। अपने पति के नंबर में फ़ोन में उसका नंबर ब्लॉक कर दो, और एक बार फ़ोन जब भी आपसे या किसी तरीके से बात हो, कहना कि भाई वो मेरा पति है, मेरे से ही मतलब नहीं है, तो मेरे पति वाला रिश्ते तक तो क्यों ही जा रही है, फिर हमें छोड़। बात वही होती है। मान लो हम किसी की रिश्तेदारी में जा रहे हैं और जिसके थ्रू हमारा रिश्ता है, हम उससे तो बात कर नहीं रहे, उसकी रिश्तेदारी में जाके सगे बन रहे हैं, तो है कोई लॉजिक। सिंपल बोल दो कि जब बहन से कोई मतलब नहीं तो जीजा से क्या बात कर रहे हैं, तो फिर औरों से बात कर, हमें छोड़ ही दे। एक आया है कि मेरी जेठानी और जेठ की शादी चल नहीं पाई, दोनों का तलाक हो गया। अब मेरे जेठ ने दूसरी शादी कर ली, वो एज में मुझसे काफ़ी छोटी है। पहली जेठानी से मेरी बहुत अच्छी पटती थी, वो मुझसे बड़ी थी तो मैं उनको दीदी भी कहती थी। लेकिन नई जेठानी 2 दिन हुए हैं आए हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या कहूँ। पुरानी वाली को मैं भूल नहीं पाती हूँ, नई वाली से मेरा मन नहीं होता। बट बात करने का प्लीज़ दी गाइड कीजिए कि मैं कैसे इस नए रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ। आगे मैं छोटी एज में छोटी होने की वजह से दीदी कहने में भी संकोच हो रहा है, मैं क्या बोलूँ, प्लीज़ दीदी रिप्लाई करना। इतना आसान नहीं होता ना, पता नहीं कैसे, मतलब पत्नी के जाति पति उसकी जगह पे दूसरी पत्नी को बड़ी आराम से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उसके आसपास के और लोग उस पत्नी से अटैच थे ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो इतनी आसानी से नहीं कर पाते उन्हें रिप्लेस, है ना। तो वही आपके साथ भी हो रहा है। अब आपके जेठ जेठानी की नहीं बनी, लेकिन आपकी बन रही थी, तो आप उसमें फंसे हुए हो। आप ना ये मत मानो कि वो उनकी जगह पे है, वो अपनी जगह पे थी, आप इनकी नई रिश्ते से अपना नई शुरुआत करो। और अगर ये थोड़ी भी समझदार होंगी, मे भी आपसे खुद ही कह दें कि मैं एज में आपसे छोटी हूँ, आप दीदी मत कहो, अदरवाइज़ कहना भी पड़े। तो कई रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे नंद कई बार छोटी होती है फिर भी उसको दीदी कहते हैं कई लोग ना, ज़्यादातर लोग बल्कि।
सेम है। मेरी जेठानियाँ हैं, 2-3 हैं, मुझसे पहले शादी हुई भी है लेकिन एज मुझसे कम है, बच्चे मुझसे बड़े हैं, भैया लोगों की एज बड़ी है, तो मुझे पता है वो मुझसे छोटी हैं, फिर भी मैं उनको भाभी या दीदी कहती हूँ ना। तो 1-2 बार अजीब लगेगा, फिर आप कहने लगोगे, आदत पड़ जाएगी। तो बात ये है, प्रॉब्लम तब तक आएगी जब तक आप ये सोचोगे कि उनकी जगह पे अब ये हैं, लेकिन ठीक है, जो आपके मन में उनके लिए जगह थी वो उनकी रहने दो, और इनको भी समझ के चलो कि नहीं है, तो अपनी तरफ से एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करो, मे बी सब कुछ ठीक जाए। हेलो सुनीता जी, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं तीनों चैनल्स की, पर ज़्यादा तीनों चैनल्स की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। मेरी परेशानी ये है, मेरे हस्बैंड अपने घर वालों के सामने बिल्कुल कुछ नहीं समझते, वो मुझ पर और बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके लिए हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। गृहस्थी में अपनी वैल्यू कैसे कराऊं, कैसे ट्रैक पर लाऊं अपनी गृहस्थी, प्लीज़ बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ, किसी से बोलने तक का मन नहीं करता, पूरे दिन में 100 या 200 ही वर्ड्स मुंह से निकलते हैं, वो भी बच्चों के लिए। आपको जो भी डिसीजन लेना हो ना, किसी चीज़ में भी आपको जो करना है एक्चुअली, आप वो करो। जब कोई उस चीज़ में रोके टोके मना करे, अपनी बात को रखो, है ना। 2-4 बार जब आप स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ में रखेंगे और करेंगी, लोगों को फिर समझ में आता है कि इसकी भी कोई पर्सनैलिटी है, ये कुछ कह रही है तो उसका मतलब है। सपोज करो आपको घर में कोई चीज़ लानी है, आपको बाज़ार से कोई चीज़ लानी है, आपने उनको बोला आराम से कि ठीक है, लेकिन वो नहीं लाए, आप खुद जाके ले आओ। जब आदमी अपनी बात की वैल्यू करता है ना, कि मैंने कुछ बोला है तो उसका कोई मतलब है, तो फिर दूसरे भी करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आपने कहा तो खूब, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, ना उन्होंने किया ना आपने किया, वो बात ठंडे बस्ते में चली गई, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर आपकी बात को हल्के में लेने लिया जाता है। अगर आप अपनी जो बात आप मुंह से निकाल रहे हो ना, उसको पूरा करो, किसी और से जो कहा है वो करवा दे, नहीं तो फिर आप खुद करने बैठ जाओ, तब आदमी को समझ में आता है कि ये कह रही है तो भैया सुन लो, वरना ये खुद करेगी या ये करके तो छोड़ेगी। 1-2 काम ऐसे करो घर में जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, फिर आपकी उपस्थिति लोगों को नज़र आएगी। हाय सुनीता दी, मैं एक टीचर हूँ, वहाँ पर एक सर हैं जो मेरे सेशन के हेड हैं और मेरे पति के दूर के दोस्त भी हैं। वो मेरे पति को पहले से जानते हैं, जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो उनका बिहेवियर ठीक था, बट अब मुझे हर काम का रिपोर्टिंग उन्हीं को करना पड़ता है, सो उनका मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। अब उनका मेरे लिए बिहेवियर चेंज हुआ है, हमेशा मेरे पति और उनकी कंपैरिजन करते हैं, मेरी और उनकी बीवी की कंपैरिजन करते हैं, मुझ पर हक जताते हैं और हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पति के बारे में भला बुरा बोलते हैं मेरे सामने, मैं उनको कुछ कह नहीं पाती, उनकी आइज़ में मुझे कुछ अलग दिखता है, शायद वो मुझे पसंद करते हैं। एक बार ऐसे ही कुछ मेरे पति के बारे में बोलने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो रोने लगे। मैं इस बारे में अपने पति को भी नहीं बता सकती और ना किसी से बात कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये बात स्कूल में बाकी लोगों को नोटिस होने लगी है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ना उनसे जो रिलेशन है वहाँ पर जस्ट ऑफिशियल रखो, आपके अलावा और लोग भी रिपोर्टिंग करने वहाँ जाते ही होंगे, वो क्या कर रहे हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना व्यवहार उनकी तरफ से रूखा रख सकते हो एज मच एज पॉसिबल। ठीक, तो इस समस्या का यही इलाज होता है, वरना कहीं ना कहीं आपके पति भी डिस्टर्ब होंगे। अब ये ना उनकी कहना चाहिए बदतमीजी है जो इस तरीके के काम करते हैं, उनको लगता है कि अब मेरे अंडर में है, मैं बॉस हूँ, तो मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँगा, भले उनकी पत्नी कितनी भी अच्छी हो। ठीक है ना, आप उनको भाई साहब कहना शुरू करो जब सामने होते हैं, सर, बाकी भाई साहब भी नहीं, भैया, भाई पति के दोस्त हैं, जब अकेले में जाएं भैया, और उनकी पत्नी को बार बार जिक्र करो भाभी, बच्चे कैसे हैं, इस तरीके की बातें उनसे करो। जब आप बार बार उनको भैया और भाभी के उससे संबोधन करोगे ना कहीं उनको शर्म आएगी। दूसरी चीज़, अपने पति को बताओगे, वो तो परेशान होंगे ही होंगे, वहाँ पर डील करने की जो आपके स्टाफ की दिक्कत है ना, स्टाफ वालों को आप पे उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप
हार्श रहोगे अपनी तरफ से। समझ में आई? अभी पता है हमारे यहाँ पे एक ऐसे थे, तो उनकी ड्यूटी हमारे स्कूल में लगी। वो फेमस हैं अपने इस नेचर के लिए कि फीमेल टीचर्स को देखते ही वो लट्टू हो जाते हैं और वो लंपट वाली बातें शुरू हो जाती हैं। तो जो लेडी टीचर थोड़ी भी सकुचाई या खुद से थोड़ी सी भी ट्रैक से उतरी हुई होती हैं, उनके साथ उनके नाम जुड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अधेड़ है। तो जो एक कहना चाहिए रेंज है ना छेड़ने की, वो बहुत बड़ी है। 20s में जो हैं, 30 से मतलब कुछ 1-2 साल पहले के, वैसे तब कोई टीचर इतनी कम उम्र के हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन 30 से लेके 50 तक के वो सब उनकी रेंज में आते हैं। सबको वो कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं। तो मुझे अभी भी हंसी आती है। इवन जो मेरे साथ उस टाइम पे टीचर्स थी, उस टाइम स्टाफ था मेरे स्कूल में, हंसती थी कि यार तू कैसे डील करती है, मतलब हंसी और छूट जाती है तेरे वे ऑफ डीलिंग पे। मतलब पेन दे रही हूँ, अब आपको मैं पूरा एग्जाम्पल बताऊँ। पेन दे रही हूँ कि मेरे से पूछा कि मैम पेन है क्या? मैं कहा हाँ है। तो अब उनको क्या लगा, मतलब पेन या तो मैं खुद देने जाऊँगी या जो भी है, मतलब उन्हें पेन है, मैंने कहा है, तो उनका एक्शन था ये। तो मैंने मतलब मैं समझ गई हूँ कि वो ऐसा चाह रहे हैं कि मैं पेन फेंकूँ और फिर वो कैच करें। क्यों? 6 कदम की दूरी पे नहीं बैठे आपकी कुर्सी और मेरी कुर्सी में, तो मैं किसी बच्चे के हाथ भिजवा सकती हूँ, तमीज़ में उठ के खुद दे सकती हूँ, आप तमीज़ में आके खुद ले सकते हैं, ऑप्शन है ना। लेकिन ये कि जी मैं ऐसे फेंक रही हूँ और वो ऐसे कैच कर रहे हैं, हो गया ना कुछ अलग सा। तो मैंने समझते हुए भी जब उन्होंने ऐसे किया ना, तो मैंने कहा सर ये क्या है, कौन सा फूल खिला रहे हो? कहने लगे वो पेन। मैं कहा बॉल मैदान लग रहा है क्या? तो मैं भिजवा रही हूँ पेन। मैंने कहा मेरे पैर काम करते हैं, मैंने सीधे बोला, मैंने कहा मेरे पैर काम करते हैं, मैं पेन आपको लेके आ रही हूँ अगर आपसे नहीं उठा जा रहा तो। ये 3 वाक्य मैंने एग्जैक्टली बोले कि मेरे पैर काम करते हैं, मैं पेन आपके पास लेके आ रही हूँ अगर आपसे नहीं उठा जा रहा। तो हुआ क्या कि इतने मैं अपनी कुर्सी खिसकाऊँ, कुछ करूँ, खुद कुर्सी छोड़ी, आए, तमीज़ से पेन टेबल से उठाया, मैंने कोई हाथ में पकड़ के नहीं दिया, चले गए। इसी के बाद अगर कोई और बात चलती थी कि टीचर्स को तो ये चाहिए, टीचर्स को तो वो चाहिए, कुछ बात हाँ 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 बिना मतलब का मज़ाक, मुंह तोड़ जवाब दे दिया करती थी। जबकि वो ऐसे बंदे थे कि हमारी सैलरी उनके हाथ में थी। अगर एक कलम वलम चला दें तो हमारी सैलरी पर बात आ जाए, अटक जाए, इस तरीके के। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप थोड़ी सी समझ-बूझ, थोड़ी सी हाजिर जवाबी से काम लें, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को और औरों को भी बचा लेंगी। कितनी बार ये होता है कि लाइन में लग रहे हैं, मतलब मेरे साथ की टीचर्स हैं, मुझसे बड़ी हैं 1-2 साल, वो भी देखने में अच्छी हैं, सब कुछ है, तो उसमें अरे कोई अगर लाइन में ऐसे हाथ लगा रहा है, ऐसे टच कर रहा है, हर जगह मैडम बोला भी तो नहीं जाता, ये बोलती हैं। मैं हमेशा सीधे कहती हूँ, मैंने कहा क्यों नहीं बोला जाता भाई? जहाँ पर भी आपकी अस्मिता पे बात आ रही है, आपको कोई गलत तरीके से छू रहा है, वो आपके चुप रहने का फ़ायदा उठा रहा है, आप उसको चुप रह के फ़ायदा क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो टीचर है। अरे भाई, जब आदमी अपना सम्मान बचाने लायक काम ही नहीं कर रहा, अपनी इमेज गिराने लायक काम कर रहा है, आपने ठेका ले रखा उसकी इज्जत बचाने का। अब आपने कह दिया आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और वो रो के दिखा रहा है, तो पूछो ना कि क्यों रेंट भर रहे हो भाई? तुम्हारा कौन सा विधवा विलाप शुरू हो गया भैया? सीधे बोलती हूँ उनसे उसी टाइम पे कि भैया आप क्यों रोने लगे? आपकी कौन सी बहन विदा हो गई? इतना बोलती, देखो फिर कैसे घड़ों पानी पड़ता। तो ये ट्राई करके देखो, सिंपल उसको डायरेक्ट भैया बोलना शुरू करो। कहे कहना मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, मेरे तो जेठ जैसे हैं, अपने आप ट्रैक पे आएगा। तो ये ऐसे करके ना नौकरी मुश्किल कर देते हैं औरतों की करनी, और कुछ नहीं होता। तो ये थे एपिसोड 71 के शायद 135, उनमें से जितने भी रिपीटेड नहीं थे और वो थे सबके जवाब, कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है, सबके जवाब दिए हैं टेक्स्ट में या फिर बोल के। ठीक है, अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी या आपके किसी नोन बंदे की ऐसी कोई हो कमेंट्स में लिखने लायक प्रॉब्लम, लिख देना। बस कमेंट्स लिखते टाइम उनकी लेंथ, स्पेलिंग, इन सब का ध्यान रखना। साथ ही जब वीडियो लाइव होती है 2 बजे,
उसके बाद सेम डे कर दिया करो, ताकि अगर मुझे छोड़ने पड़ जाएँ तो जो शुरू में कमेंट्स हैं उन्हें तो मैं हर हाल में पढ़ूँगी ही पढ़ूँगी, ठीक है। बाकी जो जॉब और घर के तालमेल के लिए लिव लाइफ ईजी वाला व्लॉग चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन कर लो अगर यहाँ से मुझे देखना शुरू किया है तो। इसके अलावा सजने संवरने और शॉपिंग का इंटरेस्ट है तो जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता वाले चैनल पर आ जाओ, वहाँ पर हम सजने संवरने की बात करते हैं ढेर सारी। अब यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ, आवाज़ तबीयत की वजह से बिगड़ी हुई है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, आपके अगले जो 72वें वाले में सवाल आए हैं उनके जवाब लेकर। तब तक कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन पोस्टिंग योर थॉट्स, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।